हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। और इस वीडियो में मैं मेरी कार परचेज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब दरअसल आज मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। बट जब मैं यहाँ पर आया था, तो स्टार्टिंग के 1-2 वीक में मुझे कहीं पर भी आना-जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैंने यूज़ किया। बट मुझे लगा कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से काम नहीं बन रहा। बहुत लंबा पैदल-पैदल जाना पड़ता है बस स्टॉप तक जाने के लिए, लगभग 2-2 किलोमीटर। और उसके बाद भी बस का टाइमिंग इतना प्रॉपर मैच होता नहीं है। तो मैंने फ्रेंड से बोला यार एक कार ले लेते हैं यहाँ पर। अब न्यू कमर हैं तो आपके पास बजट इतना होगा नहीं। तो उस केस में सबने सजेस्ट किया कि यार 5 से 10 हज़ार के बजट में अच्छी कार मिल जाती है। मार्केट प्लेस में थोड़ा खोजना। अब मार्केट प्लेस इन द सेंस फेसबुक मार्केट प्लेस, एक डिसेंट सी कार मिल जाएगी। फिलहाल तेरा काम निकल जाएगा, तू ले ले। बट फिर सबने ये भी बोला कि कार लेने से पहले तुझे तो यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि कैनेडियन लाइसेंस लेने के बाद में कार लेना पॉसिबल है। अदरवाइज़ क्या आप इंडियन लाइसेंस पे ले सकते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो फिर क्या किया दोस्तों, मैंने भी थोड़ा सा खोजना शुरू किया। क्योंकि मेरा टेम्परेरी स्टे है, तो उस केस में मैं कैनेडियन लाइसेंस ऑब्टेन करके कार परचेज़ करने जाऊँगा तो ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ की प्लानिंग कर रहे हैं उनको तो ये बात आराम से पता होगी कि कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों, चूँकि मैं अभी न्यू ब्रुंसविक स्टेट में हूँ, तो मैंने सर्विस न्यू ब्रुंसविक वालों को कॉल घुमाया कि भाई मुझे कार लेनी है और मैं फ़िलहाल जो है इंडियन लाइसेंस होल्डर हूँ और मेरे पास में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है। तो आप बताओ क्या आप मेरे नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करोगे? तो उन्होंने, जो एग्जीक्यूटिव थी कॉल पे, उसने थोड़ा टाइम लिया, पता करके आई। फिर मुझे बोला कि हमें 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। एक आपके नाम पे एड्रेस प्रूफ, दूसरा जो है वो आपको इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी कि जो भी आप गाड़ी लेने वाले हैं उस गाड़ी का आपके नाम के ऊपर में इंश्योरेंस होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, हम आपको जो है गाड़ी ट्रांसफ़र करके दे देंगे। मैंने बोला चलो ये तो एक फ़र्स्ट स्टेप तो आपका पार हुआ। अब सामने सबसे बड़ा हर्डल आने वाला था और वो था आपका इंश्योरेंस। मैंने गूगल किया, लोकल इंश्योरेंस वालों के नंबर निकाले, कैनेडियन नेशनल इंश्योरेंस वालों के नंबर निकाले, एक एक करके फ़ोन घुमाना शुरू किया। जैसे ही बात करना शुरू करो, आप बोलो कि मेरे पास इंडियन लाइसेंस है और वो बोलते हैं कि अगर कैनेडियन लाइसेंस नहीं है तो नो, हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। अगर दोस्तों आपको कनाडा के बारे में पता नहीं है ना, तो एक चीज़ समझ लेना कि कार इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा खर्चा है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कनाडा में। तो मैं उसी को चेज़ कर रहा था, क्योंकि मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए। तो काफ़ी खोजने के बाद में 15 से 16 को मैंने अप्रोच किया और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर मिला, उसने बोला कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पे मैं आपको इंश्योरेंस दे दूँगा। चलो बढ़िया भाई, अपना काम तो हो गया। मैंने उनको फिर डिटेल निकलवाई कि उन्होंने बोला कितना चार्जेस लगेगा। तो अब दोस्तों क्या हुआ था कि जब मैंने दोस्तों से बात करी थी कि आप लोगों का इंश्योरेंस कितना आता है, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि भई हम लोगों को यहाँ पर, कोई दोस्त यहाँ पर 6-7 महीने हुए थे, किसी को 2 साल हुए हैं। तो 6-7 महीने वाले का जो इंश्योरेंस था वो लगभग उसके पास में 11,000 की कार थी, 11,000 कैनेडियन डॉलर की, जो उसने परचेज़ करी थी, और उसका इंश्योरेंस था $190 पर मंथ। और जिससे 3 साल हो गए थे उसका लगभग $140 के आसपास आता था। अब यहाँ पर दोस्तों जब मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर 2 फैक्टर काम करते हैं, सॉरी 3 फैक्टर। पहला आपकी गाड़ी की वैल्यू, दूसरा कौन से स्टेट में आप हैं। जैसे कि न्यू ब्रुंसविक स्टेट का जो इंश्योरेंस है गाड़ियों का, वो कंपैरेटिवली काफ़ी सही है। अगर आप ब्रम्पटन या टोरंटो का पता करेंगे ना, तो वहाँ पर वही इंश्योरेंस जो यहाँ पर आपको 200-250 में मिलता है ना, वो वहाँ पर 500 तक चार्ज करते हैं महीने के। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। और जो तीसरा जो होता है वो आपका होता है कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। यानी कि ये 3 फैक्टर मिलके डिसाइड करते हैं कि आपका इंश्योरेंस कितना निकलेगा। अब मैं मेरे फैक्टर की बात करूँ तो मेरे पास कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस 0, क्योंकि हम तो इंडियन लाइसेंस पे अभी आए हैं यहाँ पर। दूसरा, स्टेट की बात करें तो मैं न्यू ब्रुंसविक में हूँ, तो बेसिकली यहाँ के चार्जेस कंपैरेटिवली कम है। तीसरा जो हमने बताया कि गाड़ी की वैल्यू, तो मैंने काफ़ी कुछ खोज खोजा के गाड़ी उठाई थी और उसकी जो सेल वैल्यू थी वो $8,000 में मैंने ली थी। तो ये 3 फैक्टर मिला करके मेरा इंश्योरेंस जो प्रीमियम बन के आया, वो, अगर मुझे टीडी और इंश्योरेंस वालों ने बोला कि अगर आपको फुल इंश्योरेंस, जिसे हम कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस बोलते हैं, वो आपको $390 पर मंथ पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई सस्ते में कुछ बताओ। तो बोला उस केस में आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हो, वो आपको $207 पर मंथ में पड़ेगा। अब दोस्तों अपन नए हैं, इतना पैसा वैसा आ नहीं रहा है फिलहाल, तो बोला ठीक है, एक काम करो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दे दो, और मैंने वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लिया और उसके ऊपर ये गाड़ी उठा ली। अब थोड़ी इंडियन मेंटालिटी से भी हम सोचते हैं कि यार ठीक है, 6-7 हज़ार डॉलर की गाड़ी ले रहा हूँ तो कुछ खचपच हो गया तो समझेंगे, कुछ भी टूट फाट गया तो अपने हिसाब से रिपेयर करा देंगे, क्योंकि कॉस्टली कार नहीं है। तो ऐसे में कंपेरिजन इंश्योरेंस जो बम्पर टू बम्पर हम बोलते हैं, या जो भी हमारे टर्म्स में बोलें, उसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब कैनेडियन लाइसेंस अगर नियर फ्यूचर में मैं लेता हूँ तो उसको उसमें अपडेट करवा सकते हैं।
तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी जो है वो मेरा प्लस माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस तो नहीं होगा। सो ये इंश्योरेंस वाला पड़ाव पूरा हुआ, मुझे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इशू हो गया, मैंने गाड़ी का जो है पेमेंट किया और फिर मैं चला गया सर्विस न्यू ब्रुंसविक। वहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट किया, यानी कि एड्रेस प्रूफ, तो मेरा मोबाइल का बिल था। उसके बाद जो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट होता है इंश्योरेंस, टीडी ने जो मुझे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू किया था वो, ये दोनों मैंने सबमिट किए। और गाड़ी की आरसी जो होती है, यहाँ पर एक पेपर आरसी सिंपल जो कागज़ आता है, जो आप परचेज़ करते हो तो उसके बैक साइड में सेलर साइन करता है कि मैं बेच रहा हूँ और बायर साइन करता है कि मैं ले रहा हूँ, तो वो एक पेपर आपको ले जाना होता है। यहाँ पर सेलर को आपके साथ न्यू ब्रुंसविक आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सर्विस कनाडा जो है स्टेट का ऑफिस, वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बायर जाएगा वो डॉक्यूमेंट लेकर के। और अब जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा दाव आता है वो आता है ट्रांसफ़र फ़ी। दोस्तों ट्रांसफ़र फ़ी भी यहाँ पर जो है हर स्टेट की अलग अलग है। सो अगर मैं न्यू ब्रुंसविक की बात करूँ तो ये आपका जो गाड़ी का वैल्यूएशन है उसका 15% आपसे लेते हैं एज ए ट्रांसफ़र फ़ी। अब यहाँ पे जो वैल्यूएशन है ना उसके आगे स्टार मार्क कर देता हूँ दोस्तों। वैसा क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन वो लोग आपकी परचेस प्राइस से नहीं देखते हैं, वो लोग दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं। पहला हो गया आपकी परचेस प्राइस, यानी कि आपने कितने में ली है। दूसरा हो गया उनके सिस्टम में इस गाड़ी की मार्केट प्राइस क्या दिखा रही है। सो मेरे केस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे लेना है, परचेज़ करना है, तो उन्होंने सिस्टम में डाटा डाला गाड़ी का। अब अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी की वैल्यूएशन आ रही थी $11,000 उनके सिस्टम में, और मैंने बाय करी है $8,000 में। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमारे सिस्टम तो 11,000 बता रहा है, तो आपको 15% देना पड़ेगा। सो एक मोटा सा चार्ज वहाँ पे उन्होंने मेरे से ले लिया, तो वो एक चार्ज आपको पे करना होता है। अब इसके अलावा दो चार्जेस और लेते हैं, जिसमें एक आपका न्यू ब्रुंसविक स्टेट गाड़ी का वैलिडिटी का स्टिकर देता है जो पीछे नंबर प्लेट पे लगता है, और एक इसका एनुअल दो साल में इंस्पेक्शन होता है गाड़ी का वो। सो मेरी गाड़ी का 2 साल वाला इंस्पेक्शन ऑलरेडी बंदे ने करा रखा था, और पीछे जो नेम प्लेट पे आपका जो एक वैलिडिटी का स्टिकर लगता है उसका मेरा 1 महीने में एक्सपायर हो रहा था, तो उसके $30 इन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा ले लिए, वो स्टिकर नया इशू कर दिया, जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक और चीज़, न्यू ब्रुंसविक में नेम प्लेट जो है वो आपका चेंज नहीं होती है, नंबर प्लेट जो है वो आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं उसके साथ अटैच्ड रहती है, जो सेलर है उसका उस पर कोई राइट्स नहीं होता। ये न्यू ब्रुंसविक स्टेट की बात कर रहा हूँ। बाकी स्टेट्स में कैसा होता है कि जो नंबर प्लेट है वो सेलर के साथ में अटैच्ड होती है, ना कि गाड़ी के साथ। तो सेलर ने आपको गाड़ी बेची, वो नंबर प्लेट खोल के ले जाएगा अपने साथ, आपको नई नंबर प्लेट लेके अपनी गाड़ी पे लगानी होती है। न्यू ब्रुंसविक स्टेट में ऐसा नहीं है, तो ये कुछ यहाँ पे नयापन था। अब ठीक है, इंडियन हूँ तो मुझे तो यही था कि भाई जब भी आप गाड़ी लेंगे तो नंबर प्लेट चेंज नहीं होती है, वही रहती है, तो न्यू ब्रुंसविक का रूल्स वैसा ही था, तो ठीक है, ईजी था। बट जब मैंने दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर आप ओंटारियो वगैरह में लेते तो सेलर क्या करता, अपना नंबर प्लेट खोल देता, आप जब रजिस्ट्रेशन कराते उसमें आपको नई नंबर प्लेट लेनी होती है और अपनी गाड़ी पे उसे फिक्स करना होता। अच्छा, इसका भी एक चार्ज होता है दोस्तों, तो लकीली न्यू ब्रुंसविक को वो पैसा बच गया, मेरे हिसाब से $50 के आसपास का उसका भी कुछ चार्ज होता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, बट हाँ इसके नियर बाई होता है। तो यहाँ तक का प्रोसेस मैंने आपसे डिस्कस किया, जहाँ पर गाड़ी मेरे नाम पर हो गई। अब नियर फ्यूचर में आप आते हो यहाँ पर गाड़ी लेते हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपने गाड़ी भी उठा ली इंडियन लाइसेंस के ऊपर, अब आप बोलते हो कि भाई मेरा तो कैनेडियन लाइसेंस आ गया है, तो क्या मैं टीडी वालों को बोल करके मेरा इंश्योरेंस जो है वो अपडेट करा सकता हूँ प्राइस? नहीं दोस्तों, टीडी वालों से जब इंश्योरेंस लिया ना तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि आपका कैनेडियन लाइसेंस आने के बाद में आप फ़ोन करना, हम सिस्टम में अपडेट कर लेंगे, बट अभी एट प्रेजेंट ऑनगोइंग इंश्योरेंस में आपका प्राइस कम नहीं होगा। तो उस केस में आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होता है कि उस वक्त क्या कीजिए, जैसा ही आपका कैनेडियन लाइसेंस आता है आप ये जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस इसे डिसकंटिन्यू कर दीजिए, दोबारा से पूरे मार्केट में थोड़ा क्वेरी डालिए कि अब ये मेरा कैनेडियन लाइसेंस है, ये मेरी गाड़ी की परचेज़ है, इसका मुझे इंश्योरेंस चाहिए, नए कोटेशंस लीजिए, और जो भी आपको इकोनॉमिकल पड़ता है उस समय आप कंपेटिटिव प्राइस मिल सकता है आपको कंपेरेटिव इंश्योरेंस का, तो उस इंश्योरेंस के आधार पे आप अपनी गाड़ी का नया इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो अब तक के इस वीडियो में मैंने आपका एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि क्या इंडियन लाइसेंस के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। उसके अंदर जो हर्डल आती है वो आती है इंश्योरेंस की, तो वो कहाँ से लेना है, तो टीडी इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बीइंग एन आउटलैंडर यानी कि बीइंग एन इंटरनेशनल ट्रैवलर। तो अगर आपका इंडियन लाइसेंस है तो उसके ऊपर वो आपको इंश्योरेंस दे देते हैं। तीसरी बात, अगर आपका इंश्योरेंस आपने एक बार ले लिया है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पर, और उसके बाद में जब आपका कैनेडियन लाइसेंस आता है तो क्या टीडी इंश्योरेंस प्राइस कम करेगा, तो नहीं, तो उस केस में आपको दोबारा से नए कोटेशन लेके किसी दूसरे में स्विच करके अच्छे रेट में इंश्योरेंस ले लेना होता है, वो आप इजीली ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है दोस्तों। अब बात आती है गाड़ी लेनी कहाँ से, गाड़ी कैसे ली ये समझ लिया, अब गाड़ी कहाँ से लेनी है, तो उसका मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया। तो बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप डीलर्स के पास जाइए, दूसरा आप मार्केट प्लेस पे खोजिए, और तीसरा यहाँ पे एक पॉपुलर साइट है केजीजी। अब केजीजी में थोड़ा प्राइसिंग और लोग बोलते हैं कि थोड़ा
मतलब इतना सही नहीं है कंपैरेटिवली मार्केट प्लेस के। अल्टरनेटिव जो हमने बताया कि डीलर्स, तो बीइंग ए न्यू कमर अगर मैं डीलर के पास जाता हूँ दोस्तों, तो 10,000 तक के अंदर में मुझे कोई इतनी ढंग की कार देखने को नहीं मिलेगी। इवन माउंटेन के डीलर्स की बात करूँ तो उनके पास 10,000 में एक आधी कार थी, और वो भी मैनुअल गियर वाली, तो वो मुझे नहीं चाहिए थी। अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक बात ज़रूर जाननी होगी कि कनाडा में मोस्टली लोग जो है वो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाते हैं। मैनुअल शिफ्ट गियर यहाँ पे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो ठीक है, मेरे को मैनुअल वाले दिख रही थी, मैं बोला नहीं लूँगा डीलर से। तो मेरे केस में भी जब डीलर से बात नहीं बनी ना दोस्तों, तो फिर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस खोजा, और मुझे 2 वीक लगे खोजने में। काफ़ी सारी गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट की, सबको मैसेज किए, उनकी गाड़ियाँ देख के आया, और फाइनली मुझे ये गाड़ी जो है वो 2 वीक की थोड़ी एक्सरसाइज के बाद एक अच्छी गाड़ी देखने को मिली। तो मैंने $8,000 में निसान की अल्टीमा जो है वो परचेज़ कर ली। अच्छा भाई, हो सकता है इसी वीडियो के दौरान आपको एक दिमाग में कीड़ा उछा हो, और वो बोल रहा हो कि भाई हमने वीडियोस देखे हैं कनाडा में तो डीलर से 1-2% की रेट पर आपको कार का लोन दे देते हैं, जो कि मुझे भी पहले ऐसा ही पता था, कुछ वीडियो देखे थे। बट दोस्तों, जब यहाँ पे आया ना, और जब मैं कार शोरूम्स को और कुछ लोकल डीलर्स को विज़िट किया, तो पता लगा कि भाई साहब इंटरेस्ट रेट अब यहाँ पर 9.99% है। तो ऐसे में कार लोन पे लेना तो भाई सोचना भी मत, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अनटिल अनलेस आपके पास बड़ी दमड़ी घर पे पड़ी है, बहुत सारा पैसा पड़ा है, और आप गाड़ी की जो वैल्यू है उसका 50-60% जो है वो एज ए डाउन पेमेंट पे कर दो, और बचा कुचा अमाउंट है वो लोन के ऊपर ले लो, और वो भी जल्दी शॉर्ट क्लोज कर दो, तो वो वायबल हो सकता है आपके लिए। बाकी आपकी गणित, आपकी कैलकुलेशन, आप चाहें तो परचेज़ कीजिए, बट मेरे हिसाब से अब उस सिनेरियो में कार परचेज़ करना लोन पर कहीं दूर दूर तक वायबल नहीं है। हाँ, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो उस केस में कुछ कम हो सकता है, बट वो भी आपका 6-7% तक जाता है। इतना ज़्यादा डाउन अभी भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता है यहाँ पर। अच्छा, क्रेडिट स्कोर को भी अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बता दूँ दोस्तों। कनाडा में क्या है कि कैश का ट्रांजैक्शन लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। यहाँ पर हर जगह पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं, अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करते हैं। जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा, उतना ही आपको मकान लेने में ईजी रहेगी, गाड़ी लेने में ईजी रहेगा। ज़्यादा क्रेडिट स्कोर मतलब आप ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और उस केस में आपको लोन भी कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है। सो दोस्तों, अगर आप अभी में कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, और आपके पास अभी कैनेडियन लाइसेंस नहीं है, और आप कार ख़रीदने का सोच रहे हैं, और आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जो मेरे दिमाग में भी आए, और मैंने उनके आंसर्स जो है वो एक्यूमुलेट करके आपके सामने रख दिए। तो आई होप सारे ही आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे अब तक। अब थोड़ा सा कार भी आपको दिखा देता हूँ जो मैंने परचेज़ करी है दोस्तों। हाँ, एक बात, यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन की कारें बहुत कम लोग लेते हैं, तो मैंने भी ऑटोमेटिक कार ही ली है। फ़िलहाल आपको छोटा सा दिखा देता हूँ कार कैसी है। आई होप आपको कार भी पसंद आए, आई होप मेरा वीडियो भी आपको पसंद आए। सो कार का वीडियो के साथ साथ ही मैं इस वीडियो को एंड भी कर दूंगा, और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आया दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उससे मुझे पता लगेगा कि आगे भी इस तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहना है, और एक अच्छा सा कमेंट लिखेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं, कार देखते हैं। आप देख सकते हैं ये कार है यहाँ पर। अब तो इंडिया में भी ऑटोमेटिक काफ़ी सारे आ चुके हैं मॉडल, तो ऐसा कुछ है नहीं, सनरूफ के साथ है। अच्छी गाड़ी मुझे मिल गई है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे से कंडीशन तो फ़िलहाल मुझे अच्छी मिल गई है। और यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग आप अगर 5 से 10 हज़ार के बजट में अच्छी खासी कार आपको यहाँ पर न्यू ब्रंसविक में फ़िलहाल मिल जाती है। हाँ, एक और बात कि न्यू ब्रंसविक के अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ओंटारियो की या फिर पीईआई की, तो इन बाकी स्टेट्स में उल्टा आपको ज़्यादा अच्छी कार मिल जाएगी इस बजट में। न्यू ब्रंसविक में कार की थोड़ी शॉर्टेज है, तो ऐसे में थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। बट हाँ, बीइंग ए न्यू कमर, आप इस प्राइस में अच्छी सी कार परचेज़ कर सकते हैं, और वही मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे शेयर किया है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।